नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट के संबंध में हम आपके समक्ष नित्य प्राय प्रस्तुत होते हैं। इसी संदर्भ में एक निबंध है, उठ जाग मुसाफिर। विवेकी राय जी का निबंध है, उठ जाग मुसाफिर। इसी में निबंध प्रस्तुत है आपके समक्ष, जिसका नाम है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। इसमें छोटे-छोटे कई सारे निबंध संकलित हैं। इन निबंधों को छोटे कहना भी गलत है, लेकिन निबंध बहुत सारे संकलित हैं इसमें। देखिए, कहाँ से शुरू किया है। अब जबकि मेरी दिनचर्या उलट-पलट गई है, बहुत विस्मित हो रहा हूँ, कहीं कहाँ रही वह भरी-भरी नियंत्रित और व्यवस्थित। मेरे इस विध्वंसक चौथेपन के पड़ाव पर उसके कुछ नए रचनात्मक आयाम अवश्य हैं, जिन्हें उन्हें सहजा रखा है, मगर उनके बारे में मेरे ये बयान निजी है, आयु बुद्धिजन के हैं। आयु सिद्ध स्वस्थ जनों के लिए ये अनुरंजन भी हो तो भला। उनके बारे में कुछ लिखते समय याद आ रहे हैं वे दिन, जब मैं अति पिछड़े और छोटे गांव में रहता था। तब जल्द ही पढ़ाई खत्म कर अपनी किसानी में नधा था, यानी किसानी में लग रहे थे। कुछ वर्षों के बाद अध्यापक हो गया। धूमधाम के साथ कुछ वर्षों तक व्यक्तिगत परीक्षाओं में जुटा रहा। बीतते समय के साथ मेरे भीतर एक कवि और लेखक फिर जाग गया। उन दिनों जीवन बेहद ऊबड़-खाबड़ होकर भी बहुत तरंगी और उल्लासित था। घोर अभावग्रस्त गंवई परिवेश का वह किसान, अध्यापक, परीक्षार्थी और लेखक के चार खानों वाला श्रम संघर्ष भरा जीवन कसी-कसी दिनचर्या के कमाल से बहुत ही लयबद्ध था। उस लय में दुख डूबता और सुख बनकर उभर आता। वह लयबद्धता बहुत दूर चली। आधी उम्र में बिताकर गांव के इंटर कॉलेज से शहर के डिग्री कॉलेज में आने तक के बाद भी वह लयबद्धता बनी रही, मगर कब तक। गांव अनंत छूट ही गया। बिना बताए किसान विदा हो गया। साठा लगना बोलकर अध्यापक रिटायर हुआ। बचा एक लेखक साहित्यकार, जो कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ। अब तो यादें भी नहीं रहता। वह कुछ खास मौके पर, जैसे कोई किसी समारोह में अध्यक्षता करने के लिए निवेदन के साथ आया, तो याद आया, अच्छा तो मैं ये हूँ। अथवा कुछ फोन आते, पत्रिकाएं आती, पत्र आदि आते, तो कुछ मांग पूरी करनी होती, उत्तर देना होता। कुछ आग्रह होते तो कुछ दुराग्रह भी। लगता है ये सब चुनौतियां दे रहे हैं। नहीं, ओ चुनौतियां तुम मेरे लिए नहीं, मेरे उस साहित्यकार से जुड़ी हो जो कि कभी पूरी तरह फील्ड में था। बहुत लड़ चुका, अब आराम करने दो। आराम बड़ी चीज है, क्षमा करो। मेरी वर्तमान प्रश्नशील दिनचर्या का यही एक शब्द उत्तर पक्ष है, आराम। अब सारा काम आराम से, यह जो लिख रहा हूँ आराम से लिख रहा हूँ, अर्थात दिनचर्या के बाहर लिख रहा हूँ। भीतर विपक्ष का कब्जा है। इनकी पहचान आयु का दबाव, व्याधियों की बाधा, ग्रह प्रपंच आदि के रूप में कर सकते हैं। इनसे इनसे निछुट कर, बहुत जोर लगाकर रात दिन में से कभी कोई समय कुछ पंक्तियों को सरकाने के लिए खींचना पड़ता है। एक दिन का काम महीनों लग सकता है। 9 दिन चले 2.5 कोस खैरियत है, चल रहे हैं। अन्यथा को उभयों यही जालपरी। ये कहावत है, मतलब ये उत्तर प्रदेश की कहावत है, मध्य प्रदेश की ये वाली पीछे वाली। तब क्या मैं अपनी दृष्टि में दयनीय हो गया हूँ? नहीं, बहुत मजा आ रहा है, कौतूहल हो रहा है। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? फिर सोचता हूँ, चलो अच्छा हुआ। शायद कुछ ऐसा ही हुआ कि सुबह होती शाम होती, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये भी एक डायलॉग है। मगर एक दिन की दिनचर्या की पहचान में उछला यह सपाट सूत्री बयान तो वैसा ही हुआ जैसे संपूर्ण जीवन का कभी एक ऐतिहासिक लेखा जोखा इस रूप में प्रस्तुत हुआ था कि बीए हुए, नौकर हुए, फिर मर गए। नहीं, इतना संक्षिप्तीकरण और हल्कापन मुझसे सटता नहीं। यह तो एक मनोरंजन रहा। मेरी दिनचर्या वजनदार है, क्योंकि समयातीत है और समय और सीमाएं फैल गई है। घड़ी उतार कर रख दी गई है। कभी प्रभात की घुसपैठ पूर्वाग्रह में हो जाती है, तो कभी संध्या होती है, भीतर हिलोर हिल जाती है। अरे शाम 6 बजे जो दवा लेते हैं, उसे तो आज भूल ही गया। चलो कोई विषय बात नहीं, शाम का समय सही।
शाम का समय न सही, 2 घड़ी रात गए ही ले लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इस दवा के लिए, आज यही समय है। दवा दुश्मन नहीं, दोस्त है। मेरी दिनचर्या नहीं, इसे जीवन है। चर्या कहना ही उपयुक्त होगा। दवाएँ उच्चासन पर विराजमान है, कहीं की कड़ियों वाली जंजीर से कसी दिनचर्या झंझनाती रहती है और जीवन को कुछ लयबद्ध रखती है। पहले बहुत कोफ्त होती थी, इतनी दवाएँ कब तक लेते रहेंगे, कब तक दवादास बने रहेंगे। मगर कुछ समय से गजब का सामंजस्य बैठ गया है। नजरिया बदलते ही नज़ारे बदल गए। बहुत सामान्य घटना थी। एक फिल्मी गीत की पंक्ति कानों में टकराई थी, मिलन फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। वह भीतर उतर कर पता नहीं कैसे इस रूप में जम गई कि मिला न आरोग्य तो दवाओं से दोस्ती कर ली। एक बात और, एक संत की वाणी निरंतर कानों में गूंजती रहती है, कहा, शरीर के प्रति राग मिटाने के लिए प्रभु रोग रूप में पधारते हैं। आपने कहीं सुना है क्या इस रूप में कि शरीर का रोग धारण करने के लिए ईश्वर रोग रूप में आते हैं, निरोग करने के लिए। इस विचार सूत्र से ही वह दोस्ती का भाव पूरी तरह स्थायी होने के साथ ही विस्तार लेने लगा। शरीर व्याधि मंदिर नहीं, यह तो भावना का घर है। तब क्या विविध ध्वनि, टेबल, कैप्सूल और सिर्प आदि पूजन सामग्री है। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप आदि है। हाँ, रोग भगवान है। यह पूजन सामग्री स्वीकारोगे? तुम्हारे आगमन से मैं परेशान होकर खींच नहीं रहा हूँ, तुम्हें दुत्कार नकार नहीं रहा हूँ। तुम्हारा स्वागत है, हमें बुलाया नहीं, तुम अपने से आ गए हो। ठीक है, अपने से आए हो तो अपने से ही चले जाओगे। चाहोगे कि निष्ठापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना होती रहे, नैवेद्य अर्पित होता रहे, सो होता रहेगा। हाँ, प्रार्थना रहेगी कि हे रोग भगवान, यदि रहना चाहते हो तुम रहो और कभी हमें भी रहने दो। सो मैंने दवाओं के साथ साथ रोग भगवान से भी दोस्ती का नाता जोड़ दिया। आप कहेंगे यह क्या सनकीपन है, दोस्तों से रोगों से दोस्ती कर ली, रोग पाल लिए, क्या करूं, अपना अपना भाग्य है, समय की नजाकत है। दोस्त कहे जाने वाले अपने शुभ चिंतकों के ने पल्ले झाड़ मुंह पे फेर लिए तो गाढ़े वक्त में भगवान से नाता जोड़ लिया। सो वे आए रोग के रूप में, स्वागत है। एक और बात, पाल लेने और दोस्ती करने में अंतर है। पालने वाले तो कहीं तरह तरह के नशे का रोग पाल कर ढह रहे हैं, तो कहीं जुए, लॉटरी वगैरह से लेकर 420 अथवा मुकदमेबाजी के रोग पालकर बज बजा रहे हैं। ये बाजी और गिरी से जुड़े नाना प्रकार के सन्यासी रोग तो बस मार डालने वाले हैं। मेरी दोस्ती जलाने वाली है, जिलाने वाली है। यह वैसे नहीं है जैसी एक कही गई है कि पाल ने एक दर्द नाता जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी नहीं चलती। मेरी वृद्धावस्था के निकट पहुंचे एक मित्र थे। एक दिन उक्त शेर में एक दर्द की जगह एक रोग डालकर मैंने उन्हें सुनाया। इस दिन वे अपनी जिंदगी के लिए एक रोग पालने कचहरी जा रहे थे। मैंने कहा, आप एक अवकाश प्राप्त रेलवे के उच्चाधिकारी हैं, पैसे का टोटा नहीं, अनेक और से लक्ष्मी बरस रही है, तो फिर लोग पूर्वक रोग पालने की क्या जरूरत है। इस पर उन्होंने मुझे ही समझा दिया। बोले, बेकार बैठे बैठे क्या करें, जिंदगी के लिए कोई रोग ही होना चाहिए। मुकदमे के बहाने कचहरी जाएंगे, भीड़ भाड़ में कुछ लोग मिलेंगे, मन बहलाव होगा, फिर गांव पर चले इसी डी के केस में डिग्री तो होनी ही है। लाखों की संपत्ति है, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए, लक्ष्मी आती दिख रही है। उस डी के गंवार दावेदार को चुटकी बजाकर दौड़ा उड़ा देंगे। सरकसई करेगा तो नीचे ऊपर नोटों की गड्डी रखकर उसे फूंक देंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस प्रकार वे मुकदमेबाजी का रोग पालकर एक बार जो उलझे तो उलझते ही गए। गांव के तिगड़मी लंगीबाजों ने उन्हें छका दिया। कई केस खड़े हो गए। कचहरी की लंगूर लपेट से आजकल बच नहीं, हंसी खेल नहीं है। मेरे मित्र उस समय रोग से टूटकर ऐसे गिरे कि उठे नहीं। अब उनका लड़का गले की हड्डी बनी फाइल को दिखा रहा था। बहुत मोटी हो गई थी, न लड़ते बनता न छोड़ते, भई गति सांप छुछुंदर केरी। ये भी कहावत है उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। यह रहा किस्सा रोग पालने का।
मैंने रोग पाला नहीं, उसे दोस्त बनाया है। दिनचर्या में मनसायन के लिए तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए। वह घोर संसारी लेखा लेखी में बनी उस स्थूल फाइनल की तरह नहीं है। उसे अलेख दोस्त की मांग भांति अंगीकार किया है। संसारी दोस्त, संसारी संबंध इन निचुड़े हुए आखिरी पड़ाव पर दांव दे गए और एक संदेश छोड़ गए। वक्त पीरी दोस्ती की बेरुखी का क्या गिला, बच कर के लोग चलते हैं गिरी हुई दीवार से। मगर मैं मुंह बिरात सी जड़ जंजर दीवार नहीं हूँ। चिंत में सत्य हूँ, रचनाकार हूँ, बाहर नहीं भीतर हूँ। मेरा यह पड़ाव समय का एक जबरदस्त सत्य है। यह समस्त भ्रमर तमस को फाड़कर आंखें खोल देता है। अब एक और है, आप देखिएगा शेर। नहीं उलझो बझो नीचे, नहीं उलझो बझो नीचे, न भूलो लक्ष्य ऊंचा है बहुत, बहुत ऊंचा। समय कम है, विकट है उलझने, फंसती पगों की खींचती पीछे, फंस कसती पगों को खींचती पीछे। अर्थात कि उलझने बहुत सारी है, लक्ष्य को भूला नहीं, बहुत ऊंचा है और उलझने खींचती है पीछे। लुभते हुए गए जो बीत बस व्योम, जिनमें यह अंधेरी दौड़, टकराते हुए कैसे निष्ठुर हो ना, नोचते संबंध माने हुए झूठे। तब नोचते चौंथने वाले संसारी संबंधों या दोस्तों से अपने इस झांझ बेला को चहचाने महकाने के चक्कर में क्यों पड़ूं। भीतर भौचक्क कर देने वाली स्थितियों दो दो हाथ कर निपट लूं। भौचक्का याद आया, मेरे एक मित्र ने वृद्धावस्था पर एक पुस्तक लिखी। उसकी आरंभिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी कि यह अचानक आकर भौचक्का कर देती है। अरे ये क्या हुआ, हमने हिलने मिलने वाले ऊपर चले गए, वे अपने हिलने मिलने वाले ऊपर चले गए। बच्चे कुछ खिसकने लगे, संबंध मुंह बिराने लगे, वगैरह वगैरह। मुझे अचानक भौचक्का शब्द पर आपत्ति थी। यह कैसे हो सकता है। बाल, दांत और आंखें आदि अवयव उसकी पूरी पूर्व सूचना देने लगते हैं तथा धीरे धीरे एहसास होने लगता है और फिर पूरी तरह मन मान जाता है। अब मैं यह हूं, अचानक कैसे, भौचक्का कैसे। प्रश्न खड़ा तो हुआ पर समय गिर गया। समझ में आ रहा है पिछले साल 1.5 साल की मेरी परिवर्तन दिनचर्या दिनचर्या समझा देती है। जनाब अब बहुत हाथ पैर मत मारिए, आराम से रहिए। घड़ी से अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करने की चिंता मत कीजिए। घड़ी मनुष्य की बनाई वस्तु है। सौभाग्यवश मनुष्य को बुढ़ापा नसीब होता है। रोगों से दोस्ती भी अव्वल दर्जे की वस्तु है। ये दोस्त आगनामात्यो नित्य हैं, जाते हैं। ये प्रकृति तप है, बुढ़ापा तपस्या काल है। सेवन के लिए अनायास विविक्त देश मिल जाता है। अपना एकांत पवित्र भीड़ से भर जाता है। जीवंत संन्यास संसारियों की भीड़ तो नरक है। अपना पवित्र स्वर्ग अध्ययन कक्ष में है। क्या हुआ जो नियत समय पर नियत समय तक अध्ययन नहीं होता। जब चाहा जिस महापुरुष से बात कर लिया, क्षण भर में कहाँ पहुंच गए। मेरी कोठरी में वेदव्यास, पतंजलि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और ओशो आदि आदि से लेकर कालिदास, तुलसी, निराला, बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि आदि सहित गांधी, जयप्रकाश और आदि कितने ऊंचे ऊंचे नाम गिनाए देश के विदेशों के कथाकार, कवि, लेखक, चिंतक सत्संग के लिए विद्यमान है। पत्र पत्रिकाओं की भीड़ है। अकेलापन उसकी कोई पीड़ा नहीं। इन ग्रंथावरी दिव्य दोस्तों की जय हो। ये स्वास्थ्य लागी करही सब प्रीति वाली नीति की सीमा से बाहर हैं। यही अपना स्वर्ग है। ऐसे ही कुछ अन्य प्रकार के एकांत मिलन और स्वर्ग सुख की तलाश में सुबह शाम छत पर जाता हूँ। अपने संसारी पार्ट में इसे टहलने की संज्ञा दी जाती है। औषधि सेवन के बाद मेरी प्रमुख दिनचर्या में टहलना दूसरे नंबर पर है। बहुत ढब से यह समय की मांग के अनुरूप ढलती आई है। मेरे कार्य क्षेत्र की भांति इसका क्षेत्र भी सिकुड़ता गया। पहले दूर दूर तक मित्रों के साथ टहलना होता था।
बाद में उसके कम, फिर उससे कम अकेले, फिर अपने मोहल्ले की सड़क पर ही। मगर अफसोस, यह सड़क डॉक्टर विवेकी राय मार्ग भी जीवन रक्षक न रहा, विशेषकर मेरे लिए। देखते ही देखते इस पर मौत का पैगाम लिए तीव्र गतिक रंग बिरंगी गाड़ियां दौड़ने लगी, जैसे रेस हो रहा है, सर सर सर। किशोर हाथ पैर में बाइक, घोर उपद्रव, इधर से उधर। 4-6 लाख से लेकर 10-20 लाख की चमचमाती छिकड़ी गाड़ियां कहां से होड़ में लगी सड़कों पर उतर जा रही हैं। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां। मैं तो सब्जी पर भी 10-10, 20-20, 50-50 खर्चने में किसी न किसी को कोसता हूं, तो हो गई सड़क भी अब महंगी। मेरे पॉकेट के पैसों की भांति मेरी सांझ सवेरे की टहलाई को इसने ढक ना दिया। वह सड़क से पिंकी तो पहुंची हुई छत पर, तीसरे तल पर हाथ पैर तुड़वाने से बचा तो मन मारकर वक्त की नजाकत मान चढ़ाई उतराई शुरू हुई। 2-4 दिनों में ही मजा आ गया। एक पंथ दो काज ही क्यों, अकेले काज अनायास संगते दिखते लगते हैं। एक एकांत शांत निशब्द में तन के साथ मन व्यायाम, गगनवृत्ति ध्यान केंद्र का आनंद, चेतन तल को अनायास सहलाती जानी अनजानी धर्म दर्शन की तरंगे, प्रकृति के नए नए मौसम की आकर्षण और अपने कुछ विशेष मित्रों से मिलन, जबरदस्त शुभ लाभ के बीच सुबह शाम 6 पर टहलने का श्री गणेश हुआ। सुबह प्रातः सूरज के साथ, शाम को उतरते अंधेरे के साथ मैं छत पर जाता हूँ। सुबह लगभग आधा घंटा के साथ मैं छत पर पहुँचता हूँ। सुबह लगभग आधा घंटा और शाम को इससे दुगना के करीब। एक दिन मैं स्वयं पूछा, सुबह कम क्यों? भीतर से उत्तर गूंजा, सुबह ताजगी के साथ साथ शायद एक प्रकार का तनाव है। तरह तरह के कामों का बोझ लिए आता है, आशाएं लिए आता है। टहलाई जल्दी जल्दी निपटा दी जाए। संस्कृत भाषा का एक सूत्र बोलता है, आशा परम दुख है, निराशा परम सुख है। अंतर्मन का यह दबाव शायद प्रभावी हो जाता है और शाम का फुर्सत पहला वक्त छत पर कुछ अधिक परसर हो जाता है। आपने सुना होगा कि हर सुबह नई आशा के लिए होती है और शाम होती है तो दिल बैठे के रह जाता है। फिर एक सवाल, सूर्योदय के घंटा 2 पूर्व की आलोक अमृत वेला का उपयोग क्यों नहीं होता? होता है पूर्व काल में भी कभी दिव्य अभियान, किंतु अब चुनौती बन गया है। वह चुनौतियों से तो क्षण मांग भी कर लेता है, चुनौतियों से तो क्षमा मांग ही लिया है। चुनौतियों के सामने होकर खड़ी जब ताल देती है, नए जज्बात के सांस में हमको ढाल देती है। हमारे हौसले तो पस्त हिम्मत है नहीं, लेकिन जयी बार है पैरों में बेड़ी बार डाल देती है। रही वह दिल बैठ जाने वाली बात, तो एक दिन इसका दर्शन डायरी लिखते में हुआ। प्रातःकालीन मुद्रा में बैठा था, नोट किया, अमुक अमुक कार्य करना है, अमुक अमुक जगहों पर जाकर मिलना है, अमुक अमुक। इसी बीच न जाने कैसे शांत मन स्थिर की चपेट में आ गया। कुछ सोचा समझा और एक ठहाका लगाया। डायरी पर आगे नोट लगाया, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे किसी से नहीं मिलना है। डायरी बंद कर दिया, अर्थात दिल बैठ गया। मगर उठने के लिए मन की उठान तो दस्तूरी जारी है। तन का यथार्थ आड़े आता ही है। उड़ने पर भरभरा कर गिर जाओगे। मेरी इसी आयु पर पहुंचे एक सौभाग्यशाली मित्र थे। एक शेर सुनाया करते थे, वही ने हस्त्र है मेरी निगाहों में, कहाँ मैं जाऊं बड़ी भीड़ जलवागाह में है। अर्थात बाहर कहाँ भीतर चलो, वासनाओं के दबाव से सावधान। बहुत वासना दुपुर जाने आने में मिलते जुलने की सूची के बंडल से बुढ़ापे की दिनचर्या पर बोझ नहीं डालना। तन मन के अंतराल के बीच सहभाव में स्वयं जो हो जाए हम राजी रहें। पुराने अभ्यास के मोहों से छूटी सड़क पर टहलना भी एक मोह से छूटी जड़ मन को उठाकर
बैठा दिया छत पर, प्रभोत छत दर्शनम। ताजी किरणों की भीताब धोती पहन प्रभात जो छत पर उतरा है, पवित्र परमाणुओं और आरोग्यवर्धक तरंगों से नहला देता है। ध्यान में डूबे या प्राणायाम से उतरे सहज, सब सहज अनायास इसी अवस्था की जो चाहत है, सहजता है, वह यहाँ है। सड़क असहज दुनियादारी है, छत वृत्ति भ्रम केंद्र दुनियादार दोस्तों से विरक्त है, अनत रस है, परतर रहित है। पहुंचते ही सबसे पहले दो बूढ़े कपोत जोड़ों को, मनमोद नयन सुखदाता दोस्तों को देखता हूँ, करबद्ध प्रणाम करता हूँ। ये प्रातः दक्षिण और पड़ोस की छत के पूर्व छोर पर पूर्वाभिमुख बैठे मिलते हैं। परम अंचल आंखें मूंदे ध्यान वितराग तपस्वी की भांति शांत रस की सजीव प्रेरणा श्री सजीव प्रतिमा जैसे अधिकांश रूप में पृथक पृथक और कभी कभी एक साथ शायद अति बूढ़े हो गए हैं। रामचरितमानस में अंगद रावण संवाद में ऐसे ही अति बूढ़े को जिय सब सम 14 प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मगर मैं सब और अति बूढ़े के ख्याल में जाकर अपने इस भ्रमण सुख में खलन नहीं डालना चाहता। मैं टहलने में स्मरण करता हूँ इनके व्यतीत को, इनकी जवानी को, सबका साक्षी हूँ। कबूतर जी पल भर में न जाने कितनी बार नाचकर अपने ही जगह अपनी परिक्रमा प्राणेश्वरी के समक्ष कर डालते हैं। उनके लिए वही चारों धाम थी। अपनी खास कुड़कू भाषा में प्रणय निवेदन या मनोहार भी करते जाते हैं। फिर क्या होता है, बेहद कुर्ती के साथ लड़ाई लगते चोंच गुटर घूं, तब भी पंख फड़फड़ाने और देखता है। अरे वे कहाँ गए? ऊपर आसमान में कोई केलिया मार रहा है और कहाँ कोई पता नहीं कहाँ उड़ा जा रहा है, कहाँ बैठता है। अरे जो आजाद पंछी है वहाँ तुम्हारे लिए आकाश मुक्त है, क्योंकि तुम्हारे पंख मुक्त हैं। हमारे पंख पता नहीं कितने कितने अलक्षित घावों से बंधे हैं। रोजी रोटी है, छत व्रती भ्रमण केंद्र दुनियादारी दोस्तों से रिक्त है, अनरस बतरस रहित है। पहुंचते ही सबसे पहले दो बूढ़े कपूतों को, मनमोद नयन सुख दोस्तों को देखता हूँ, करबद्ध प्रणाम करता हूँ। ये प्रातः दक्षिण की और पड़ोस की छत के पूर्वी छोर पर पूर्वाभिमुख फैले बैठाए हैं, परम अंचल आंखें मूंदे हुए, आधे मूंदे ध्यानस्थ वितराग तपस्वी मन की भांति शांत सजीव प्रतिमासी। देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। कितने ही अलक्षित गाधे धागों से बंधे हैं, रोजी रोटी, आवास, विकास आदि जैसे हमारे विस्तारवादी असंतोषी से आनंद क्षेत्र का सर्वहारा बना दिया। देखिए यहाँ पे 2 पेज लगातार एक जैसे हैं, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले कभी काम से छत पर जाने में इतना कपोत युगल को उस रूप में देखा था, और अब प्रातः नित्य इन्हीं से इस रूप में देखता हूँ। हसरत भरी निगाह से निहारता हूँ। कहाँ रहते हैं कुछ खास पता नहीं। मेरे पड़ोसी के भवन में ऊपर इनके योग रहने की जगह की कल्पना नहीं कर पाता। जाड़ा, गर्मी और बरसात के उत्पातों को झेलने का मामला है। सोच लेता हूँ कि रह लेते होंगे कहीं आंतर पांतर में। क्या खाते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं, पालतू नहीं है, बस यूं ही पड़े रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह छत पर पहुंचा तो ये मेरी छत पर दिखाई पड़े। भूख सबको लगती है, न देखा और न दोनों अपनी चोंच से टप 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 कुछ बीन रहे हैं। आहट पाकर कुछ जट से उड़ गए, लगा मेरे लिए एक शॉर्ट सर्किट छोड़ गए हैं। तुम मनुष्य लोग बड़े हिंसक हो। मैं ध्यान से छत की फर्श पर खोजने लगा, क्या था जिसे तन्मय होकर बीन रहे थे। मुझसे छीन रहा था। ठीक है, आगे देखिए। मुझे भी दिखाई नहीं पड़ा। बरसात के धक्के से उखड़ी कुछ अति महीन महीन कंकड़ियां फर्श पर दिखाई देती है, तो क्या ये इसी आहार पर तुष्ट पुष्ट हो लगी है। लगता है महाकवि बिहारी लाल की कभी कभी मेरी तरह दिखा है।
देखा होगा और एक दोहा उछल गया, भक खाकर रख सांकरे, सफर सब सरई के साथ, एक परवा जगत में तू ही सुख अनाथ। फरस वाली इस हीन महीन संभावना भोजन व्यवस्था को निहारने के बाद फिर उस स्वाधीन पंछी की ओर देखा। उस निश्चित जगह पर एक सिर्फ एक था, कहीं दूसरा और था। वह एक जगह उगते ही सूरज में दिशा में किए गर्दन कुछ पीछे सिकोड़े ध्यानस्थ बैठा था, अकेले मौन निज सुख लीन निश्चित। ओहो कितना भव्य! मैं क्या करूं, आदर्शित है ये आदत से लाचार हूं, तन के साथ मन भी भ्रमण करता है, दोस्तों की खोज खबर लेता है। उक्त गगन बिहार की भांति कुछ हमसफर हैं जो मुझे ताजगी देते हैं। मेरे आवास के चारों ओर 2-3 दशकों में ही खड़ी कॉलोनियां हैं, दूर दूर तक सिर उठाने के लिए ऊंचे रंग बिरंगी भवन हैं। इनको समवेत रूप में नजर आने लगता है। ये ईंट, लोहे और सीमेंट आदि स्थूल पदार्थों से बनी जड़ वस्तुतः नहीं है, ये टोटल रूप में सजीव सत्ता है। यहाँ ऊपर से देखने पर ये पता क्यों नहीं क्यों नित्य कुछ नए नए लगते हैं, कुछ नए नए संदेश सचेतना पर उभार देते हैं। इस खूबसूरत संदेश को पीछे एक बदस्तूर संवेदनहीनता का चेहरा भी होता है। कॉलोनीवाद के निष्ठुर धक्के से उड़ जाने को तैयार एक लंबा चौड़ा सघन रसीले कलमी आमों का बगीचा पश्चिम ओर है। देखते ही देखते आंखें जुड़ जाती है, किंतु इसमें मिलने वाला वह नकारात्मक संदेश संप्रति में उसे दबाकर सकारात्मक मुद्रा में छत की फर्श पर धीमे धीमे टहलता हूँ। सूरज ऊपर उठने को है। टीवी की एंटीने पर रंग बिरंगे छोटी छोटी चिट्ठियां आकर बैठ रही है। अलग अलग स्वर संगीत की लहरियां गंगा तट की और मुंह की आसमान में कुछ चिड़िया तेजी से उड़ी जा रही है। यहाँ से जो दिख रहा है वह सब प्रकृति का वैभव है। क्या करूं, बरबस ऊपर आकर आंखें और मन भी टहलने में योगदान करने लगता है। बरबस आंखें फर्श पर गड़ाकर क्यों टहलूं, पर कभी आश्चर्य होता है कि इर्द गिर्द के भवनों की छतों पर विविध प्रकार की मुद्राओं में रिझाते और क्रीड़ा तब कभी समुदाय तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु प्राय आदमी नहीं दिखाई पड़ते। पर क्यों ही अपनी सोच पर हंसी आती है। इन भवनों में रहने वालों के साथ जैसे अवश्य और पागल थोड़े हैं जो बंदर चिड़िया देखने के लिए छत पर आए हैं। जो कामकाजी हैं, नागरिक हैं, बुद्धिजीवी है। बाहर सड़क पर द्रुत गति से टहल रहे होंगे या भीतर काम पर आने के लिए तैयार हो रहे होंगे। जो मेरी समूमरिया भैया होंगे वे आराम कर रहे होंगे, खांसते छींकते। यह भी संभव है कि शहर की रहाइश रास नहीं होगी और न मन मार कर पड़े होंगे। अरे हाँ, इन कॉलोनियों में शहर कहाँ, गांव ही तो आकर बसा है। प्रकृति के पीछे छूट गई पैसे का सारा सारा विस्तार यहाँ चारों ओर दिख रहा है। तो मित्रों, ये इसमें पहला निबंध था जिसका नाम है उठ जाग मुसाफिर। तो पूरे निबंध संग्रह का नाम है और इस निबंध का नाम है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम। अब अगले निबंध को पढ़ेंगे, तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विराम।